नमस्कार बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता है, अपन एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल पलसाना विनायक कोचिंग क्लासेस में। और मैं रोहितास लोछिप आप लोगों से एक बार फिर जुड़ चुका हूं सामान्य विज्ञान के कुछ टॉपिक लेकर। और इस बात के बारे में आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कोरोना संक्रमण के चलते सभी क्लासेस जो हैं ऑफलाइन नहीं हो पा रही है, तो इसी के लिए आप घर बैठकर बढ़िया अच्छी तरीके से सामान्य विज्ञान को तैयार करें। और इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, तत्पर रहूँगा। अपन भारत देश में निवास करते हैं और भारत देश के हमेशा से यही स्थितियाँ रही है कि अपन ने कभी भी किसी भी समस्या से कभी घबराए नहीं है। तो ध्यान रखें इस बात का, कोरोना संक्रमण है, इसमें भी आप समय का सदुपयोग करें। अच्छी तरीके से अपना जो भी मैटर है, जो भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, उसका बेहतरीन यूज़ करें। नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाइए। और साइंस की या सामान्य विज्ञान की अगर अपन बात करें तो आप कोई एग्ज़ाम दीजिए जिसमें क्वेश्चंस जितने पुटअप हो रहे हैं लगभग सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ध्यान रखें, अपन ने पिछली क्लास में आवर्त सारणी और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट किया था। और वर्गीकरण के बाद में सामान्य परिचय हुआ था अपना, और इतिहास चल रहा था जिसमें अपन ने डोबेनियर और न्यूलैंड की बात की थी। और अब सबसे खास बिंदु आवर्त सारणी का, जहाँ से अपने आवर्त सारणी का विचार का उद्भव हुआ, जहाँ अपन ने सबसे पहले ये पता लगाने का प्रयास किया कि आवर्त सारणी बनी तो कैसे बनी, किस प्रकार इसे बनाया गया। तो देखिए अब अपन बात करेंगे नया बिंदु मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण, और ये बात थी 1872 में। देखिए मेंडलीफ बड़े बढ़िया तरीके से क्लासिफिकेशन करने में सक्षम थे। मेंडलीफ जो भी था वो आवर्त सारणी का जितना वर्गीकरण किया, सबसे बढ़िया वर्गीकरण आज तक का माना गया। बस इसमें बात जो थी सबसे महत्वपूर्ण मेंडलीफ और मोजले में वो इतनी सी थी कि मेंडलीफ को जो प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक होता है तत्वों का, उसके बारे में ज्ञान पता नहीं था। यहाँ तक खोज नहीं हुई थी, उसके बाद में प्रोटॉन की खोज हुई थी और जो मोजले साहब थे उन्होंने फिर अपना वर्गीकरण दर्शाया था। तो देखिए सबसे खास, सबसे जहाँ से अपने ये मान के चले आवर्त सारणी की नींव जो डाली गई वो मेंडलीफ के द्वारा डाली गई, और समय था 1872 का। देखिए दोस्तों आगे अगर अपन पढ़ना चाहें तो इसमें क्यों खास बात है, जितने अपन ने नियम पढ़े, जैसे डोबेनियर पढ़ा तो डोबेनियर ने कोई खास बात नहीं रखी थी। उसने कहा था कि भाई अगर अपन तत्वों को 3-3 के समूह में रखें और उन्हें परमाणु भार के आधार पर एडजस्ट करें तो जो तत्व होते हैं वो तीनों तत्व एक जैसे गुण दिखाते हैं, और पहले और तीसरे का औसत दूसरे के बराबर होता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन न्यूलैंड की, तो उन्होंने ये कहा था कि पहला 8वें के समान गुणधर्म दर्शाता है, लेकिन वो निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद असत्य बात उनकी साबित हुई थी। लेकिन मेंडलीफ का आवर्त वर्गीकरण जो है उसने सबसे पहली बार, मेंडलीफ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने तत्व के परमाणु भारों के अलावा पहली बार प्रथम प्रयास किया गया। और वो प्रयास कैसा था, सर्वप्रथम तत्वों के भौतिक तो थे ही, भौतिक तो इतने दिन बात कर ही रहे थे अपन, भौतिक व खास बात क्या है, रासायनिक। सबसे महत्वपूर्ण बात है वह कौन सा व्यक्ति था, कौन सा वैज्ञानिक था जब अपनी आवर्त सारणी बना रहा था तो भौतिक के साथ साथ रासायनिक गुणधर्मों पर भी विचार किया। तो अपन आंसर देंगे मेंडलीफ साहब थे। क्या हुआ, सर्वप्रथम तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण किया। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर बातें हैं भाई, ये बिल्कुल आप आराम से इनको समझ सकते हैं, अपनी बिल्कुल क्लियर बात हुई होगी। अब देखिए एक बात तो रही भौतिकी, तो भौतिकी में तो अपन जान सकते हैं जैसे अपन रंग रूप कैसा है उसका, गलनांक क्वथनांक कैसा है, ठोस द्रव गैस कौन सी अवस्था में, इन चीज़ों की बात करें तो भौतिक। जबकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, आंतरिक गुण कैसे हैं, वो सबसे पहले जानने का प्रयास किया मेंडलीफ ने। और इसके लिए उसने रिएक्शन यानी अभिक्रियाएं करवाई। और लिखेंगे इसमें कोष्ठक में यहाँ पर किसका, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का चयन। देखिए H4 हाइड्रोजन है, आप यहाँ लिख सकते हैं H4 है हाइड्रोजन और O4 है ऑक्सीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के निर्माण के समय
पदार्थों या तत्वों के रासायनिक गुणधर्म जांच करने के लिए कौन से तत्वों का प्रयोग किया, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होगा भाई, ऑक्सीजन। बिल्कुल क्लियर, ध्यान रखिए। दूसरी खास बात मेंडलीफ की जो ध्यान रखनी है, उसने क्या है, देखो 1865 में न्यूलैंड आया था, और न्यूलैंड ने क्या किए थे, 56 तत्व रखे थे, हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक अपन ने पढ़ा था, कोई जगह खाली नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो गलती मेंडलीफ साहब नहीं दोहराते हैं। इन्होंने क्या किया, देखिए मेंडलीफ ने, उन्होंने 56 यानी 56 रखे थे, और इन्होंने कुल कितने तत्वों को रखा, और सारणी में मेंडलीफ ने 63 तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आपसे पूछा जाए मेंडलीफ की प्रारंभिक जो आवर्त सारणी थी उसमें कुल कितने एलिमेंट्स, कितने तत्व थे, तो आपका आंसर होगा कुल 63 तत्व थे। इसके अलावा क्या खास बात थी वो देखिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जिसमें ये कहाँ तक थी, अपन बोल सकते हैं ये थी साहब हाइड्रोजन से यूरेनियम, H4 हाइड्रोजन है और U4 होगा यूरेनियम। तो आवर्त सारणी की बात करें, मेंडलीफ की आवर्त वर्गीकरण की बात करें, तो आपका आंसर होगा कुल 63 तत्व थे, जिनमें पहला जो तत्व था वो हाइड्रोजन था, और अंतिम जो तत्व था आवर्त सारणी का, इनकी आवर्त सारणी का, वो था यूरेनियम। नेक्स्ट खास बात है कि अब मेंडलीफ कैसे विचार कर रहे थे, कैसे इन्होंने बाकी की चीजें लगाई। जैसे अगर बात करें अपन 63 तत्व रख दिए, अब रख रहा था किसके आधार पर, अगर बात पूछी जाए तो एक लाइन लिखी जाती है, मेंडलीफ ने क्या बताया, मेंडलीफ के अनुसार। अब ये तो बात बिल्कुल सिंपल सी है, मेंडलीफ के अनुसार। अब यहाँ से मैं इन्वर्टेड कोमा में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 4 या 5 बार ये जो क्वेश्चंस इस मेंडलीफ से पूछा गया है, इस लाइन को सीधा एग्जाम में देके पूछता है, पूरी की पूरी सीधी लाइन लिखता है, फिर पूछता है ये कथन किसका है। तो आपको ध्यान रखना होगा क्या था, आपको बिल्कुल ये चीज़ भी क्लियर होगी। मैं आज प्रारंभिक क्लास से या पिछली क्लास में भी आपको यही बताया था कि जब तक अपन 1900 के बाद में चलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी आएगी, मोजले, तब जाकर परमाणु क्रमांक की बात होगी। अन्यथा जितने बाकी आवर्त नियम अब तक बनाए गए हैं, जितना वर्गीकरण अपन ने किया है, सबके सब का आधार क्या होगा, उनका एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। तो देखिए क्या होगा, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म, ये लाइन एज रखनी है आपको, तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सीधी लाइन एग्जाम में पूछी जाएगी, आवर्ती फलन होते हैं। ये कथन किसका है, तो आपका आंसर होगा मेंडलीफ का। मेंडलीफ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि जितने एलिमेंट, जितने तत्व हैं, सबको यदि अपन बढ़ते हुए भारों के आधार पर जमाए ना, तो क्या होगा, एक ही लाइन में जितने तत्व आएंगे उनके भौतिक जो गुणधर्म होंगे, रासायनिक जो गुणधर्म होंगे, वो एक दूसरे के सेम होंगे, और इसको क्या कहेंगे अपन, आवर्ती फलन होना। नेक्स्ट बात क्या होगी, देखिए क्या विशेषताएं थी इसकी। यहाँ तक की अगर बात अपने समझ में आई तो एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, फिर जस्ट मैं आगे इसकी चर्चाएं करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुणधर्म क्या भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों की जांच की पहली बार, कैसे की, रिएक्शन करवाई, रिएक्शन किससे करवाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद में मेंडलीफ ने 63 तत्वों का वर्गीकरण प्रथम प्रयास में किया, जिसमें पहला हाइड्रोजन था, लास्ट का क्या था, यूरेनियम। नेक्स्ट बात, मेंडलीफ के अनुसार क्या था, तत्वों के गुणधर्म परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। यानी मूल बात यह है कि मेंडलीफ ने भी जो वर्गीकरण दिखाया उसमें आधार किसको माना गया, तो आप कहोगे परमाणु भारों को। नेक्स्ट बात जो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जहाँ से बढ़िया आवर्त सारणी का विकास, उद्भव, जन्म हुआ, और अन्य कुछ बातें जो इसकी आपको पढ़नी है वो चर्चाएं करते हैं अभी। हाँ जी, देखिए अब नेक्स्ट कुछ विशेष बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। विशेष बिंदु मेंडलीफ की आवर्त सारणी के हैं विशेष बिंदु, जहाँ से सीधा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये बात चल रही है साहब मेंडलीफ की। कुछ बातें अपन ने पढ़ी, परमाणु भार 63 तत्व, हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चयन। अब यहाँ से अन्य कुछ विशेष बिंदु। पहली बात तो मैं आपके सामने ये रखूँगा कि देखिए अपन क्या करेंगे,
मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त व वर्ग में बांटा। तो अपने बिल्कुल समझ में आनी चाहिए ये चीज़ कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे। मेंडलीफ साहब जो थे, इन्होंने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कॉन्सेप्ट क्या था, आवर्त, और दूसरा क्या था, वर्ग। और कई बार राजस्थान पुलिस लेवल पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आवर्त का मतलब क्या है, वर्ग का मतलब क्या है। तो सीधी बात याद रखनी है भाई, एक वर्ड तो बोला है मैंने आवर्त और एक वर्ड बोला है वर्ग। अब अपने को इतना तो पता है कि आवर्त व वर्ग कुछ ना कुछ होते हैं, तो अपने कंफ्यूज ये रहते हैं ये आवर्त है या ये आवर्त है। तो याद रखो कि अपनी राजस्थानी भाषा में अगर बात करें तो देखो आवर्त का मतलब क्या होता है, आ से आवर्त और आ से आप याद रखना आडी लाइन। तो जो आडी लाइनें होती है ना उन्हें अपन क्या नाम देंगे, उस कॉन्सेप्ट को आवर्त, और जो खड़ी लाइनें होंगी उन्हें क्या नाम देंगे भाई, वर्ग नाम देंगे। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ समझ में आने के बाद भी आप कभी आवर्त और वर्ग में कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखिए क्या बोला मैंने कि आवर्त, ऐसी जो लाइनें हैं ना ऐसी, इन्हें क्या नाम दोगे, आवर्त। जैसे इसे कह दूंगा मैं आवर्त फर्स्ट, इसे कह दूंगा मैं आवर्त सेकंड, ऐसे। जबकि इधर वाले जो वर्ग है ना इन्हें क्या नाम देंगे, इन्हें वर्ग फर्स्ट, इधर वालों को क्या नाम देंगे, वर्ग सेकंड। तो अपन ने अब तक बात की, कभी भी अपन ने ये वाला वर्ड यूज ही नहीं किया, चाहे डोबेनियर की बात करूं, चाहे बात करूं मैं अपने न्यूलैंड की। पहली बार आवर्त और जो वर्ग था उसका कॉन्सेप्ट सबके सामने जिसने रखा उनका नाम था मेंडलीफ। और ध्यान रखिए आवर्त और वर्ग की बात हो गई तो यहाँ से जन्म हुआ, उद्भव हुआ किसका, आवर्त सारणी का। तो ध्यान रखोगे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, आप मेंडलीफ ने सर्वप्रथम तत्वों को आवर्त व वर्ग में बांटा, अतः आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ कंफ्यूज कहाँ होते हैं जब प्रश्न आ जाता है आवर्त सारणी का जनक और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। आधुनिक का आगे आएगा मोजले, लेकिन पहली बार जिसने बात की अपनी आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त के बारे में, वर्ग के बारे में, तो उनका नाम था मेंडलीफ। तो नेक्स्ट विशेष जो बिंदु है वो बात करेंगे, आवर्त सारणी का जनक हो गया, आवर्त में और वर्ग बना दिए, आवर्त कितने वर्ग कितने। तो ये भी आप खास ध्यान रखोगे, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उनमें कुल कितने आवर्त रखे गए, 7। और 7 इसके अलावा जो वर्ग रखे गए वो कितने थे, 8। और इसी में थोड़ा सा संशोधन हुआ, और वो संशोधन भी आपको ध्यान रखना है, निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद। जब अपना लास्ट का जो ग्रुप आता है, लास्ट का जो वर्ग आता है उसकी बात करें, निष्क्रिय गैसों वाले की हीलियम, नियोन, आर्गन, इनकी खोज हुई। तो निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद इस आवर्त सारणी में, पहले निष्क्रिय गैसों का नॉलेज नहीं था, जब निष्क्रिय गैसों की खोज हुई तो वहाँ से क्या रिजल्ट मिला, पहले वर्ग थे 8। समस्या आई कि साहब अब क्या करें अपन, ये निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई तो अब इनको कहाँ रखें। तो सीधी बात है उसमें क्या किया गया, जैसे अपन 7 आवर्त की बात करें, ऐसे आवर्त सारणी थी इनकी 1 2 3 4 5, इसके बाद में 6 और लास्ट की क्या थी 7। ऐसे तो क्या बनाए थे इन्होंने, आवर्त। और वर्ग कैसे बनाए इन्होंने, वर्ग बनाए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे क्या थे इनके अलग अलग क्या थे, वर्ग थे। लेकिन निष्क्रिय गैसों की बाद जब खोज हुई तो यहाँ पर एक नया वर्ग जोड़ा गया, और उस वर्ग का नाम क्या था, तो उस वर्ग का नाम था शून्य वर्ग। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के नाम से, शून्य वर्ग के नाम से नया ग्रुप या फिर नया वर्ग जोड़ा गया। तो अब आप लोग ये बता सकते हो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसमें स्टार्टिंग टाइम में तो 8 ग्रुप थे, लेकिन जब निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई तो एक नया वर्ग जुड़ा, और अब कितने हो गए वर्ग,
अगर अपन आधुनिक आवर्त सारणी देखें किसकी, मैंडलिप का जो नया संशोधन हुआ था उसके अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 9। और यहाँ से वर्ग और आवर्त से अगर टफ लेवल पर ले जाके क्वेश्चन पूछे ना तो आपको इतना ध्यान रखना है, क्या हो सकता है इसमें कि 1 से लेकर के ये 7 तक के जो ग्रुप थे ना, ये तो क्या थे, विभक्त थे 2-2 भागों में, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे। लेकिन ये जो 8वां वर्ग था ना, ये क्या था, अविभाज्य। और एसएससी की एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि मैंडलिप की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग अविभाज्य वर्ग कहलाता। तो देखा अपन ने, ये बाकी वर्ग बटे हुए थे ए और बी में, जबकि 8वां जो था उसके लिए किसी ने कोई डिवाइडेशन नहीं दिया, कोई वर्गीकरण नहीं किया, इसलिए कौन सा वर्ग अविभाज्य है, 8वां। ये बात भी अपने को नोट करनी चाहिए। तो देखो अगली बात, विशेष बातों में ही मैंडलिप की अगर लेकर चलें अपन, तो मैंडलिप की अगली बात, इन 7 आवर्त और 8 वर्गों की बात कर रहा हूँ। 7 वर्ग 2 भागों में बटे हैं, 2 भागों में बटे हैं, जबकि 8वां वर्ग अविभाज्य है। अगली खास बात, सीधा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इन जो अपन विशेष बिंदु लिख रहे हैं इनसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा। तो ध्यान रखोगे 7 वर्ग जो थे उनमें तो 2-2 भाग किए थे, 7th ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी। लेकिन जो 8वां वर्ग था उसका कोई विभाजन नहीं किया गया, वो बिल्कुल क्या था, अविभाज्य। और यहाँ से ये बात और नोट कर सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक तत्व रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा तत्व कितने, और वो भी लिख सकता हूँ 9 रखे गए हैं। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बात ये है कि 7 वर्ग तो 2 भागों में बांटे अपन ने, 8वां क्या किया, अविभाज्य है, 8वां वर्ग अविभाज्य। और 8वां वह वर्ग है जिसमें सर्वाधिक तत्व मैंडलिप ने रखे थे। कितने तत्व रखे थे इन्होंने, 9 तत्व रखे गए थे। कौन से वर्ग में, 9वें। अगला जो 8वां वर्ग था उसमें। तो एक बार यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ इसकी खास बातें, सीमाएं, मोजले की आवर्त सारणी डिस्कस करते हैं अभी इसके बारे में। चलिए अब चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, कुछ बातें मैंडलिप की हुई, अगली कुछ और विशेष खास बातें जो रही हैं इनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब अगली जो विशेष बिंदु रहा, इन्होंने और कैसी विशेष बातें इसमें ध्यान दी। सबसे खास बात कैसे हुई, 63 तत्व तो उन्होंने रखे थे, लेकिन क्या किया, एक थोड़ा सा एक बिंदु बताता हूँ मैं। 20 नंबर पे आ रहा था मैंडलिप की आवर्त सारणी में कैल्शियम, और मान लीजिए आगे टाइटेनियम था। कैल्शियम के बाद में अगर देखें अपन, खोज हुई तत्वों की 63 तत्वों में कैल्शियम के बाद में क्या आ रहा था, टाइटेनियम। और जब इसका द्रव्यमान देखा गया, परमाणु भार देखा मैंडलिप ने, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना था, 40 के समथिंग था। जबकि इस टाइटेनियम का भार देख रहे थे अपन, तो वो लगभग कितना आ रहा था, 47। अब मैंडलिप ने सोचा कि यार 40 और 47 यानी 7 का अंतर है, और बाकी जितने इससे पहले तत्व रखे हैं अपन ने उनमें इतना अंतर नहीं है, यानी ये गैप क्या आ रहा है, ये गैप क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो इससे क्या किया मैंडलिप ने ये कहा कि हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसा तत्व है जो अब तक खोजा नहीं गया है, जिसका भार जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। तो इस आधार पर 63 तत्व रखे, और उसके अलावा बीच में क्या छोड़ दिया, अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो गया। और क्वेश्चन मार्क हो गया तो उसके अपने को परमाणु भार पता चल गया, कुछ भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म पता चल गए, जिससे कि नए नए तत्वों की खोज होना स्टार्ट होगी। कौन कौन से तत्वों की खोज हुई ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान दोगे आगे, तो ये क्या था, मैंडलिप ने, अगली खास बात, मैंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थान रिक्त छोड़ दिए तथा इन रिक्त स्थानों पर आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी की। अब इसका क्या मतलब होता है ये देखिए आप, यानी कि
जब मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी बना रहा था तो एक तो जो परमाणु भार था उसमें द्रव्यमानों में अंतर ज़्यादा आ रहा था। दूसरी बात, इसने वो देखे कि ये जो तत्व आने वाला होगा वो अन्य कौन से तत्वों से ज़्यादा रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों में समानता दिखाएगा। तो इस आधार पर द्रव्यमान बता दिया, उनसे रिएक्शंस के अनुसार क्या बनने वाला है, किसके समान गुणधर्म रखने वाला है, ये चीज़ें पता चल गई। तो बहुत आसान काम हो गया खोज के लिए। तो यहाँ से क्या साबित हुआ और क्या नाम दिए उन्होंने, रिक्त स्थान भरे। जैसे सबसे पहला जो यहाँ से पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया था ये क्वेश्चन भी, एक जो खाली स्थान छोड़ा था वो क्या था, इन्होंने छोड़ दिया एका बोरोन। अब एका बोरोन का मतलब क्या हुआ कि बोरोन के नीचे, जस्ट नीचे जो कोई तत्व आएगा ना, उसके बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ से कोई भी जो तत्व नीचे आने वाला है वो किसके समान गुण दिखाएगा, बोरोन के समान गुण दिखाएगा। जबकि उसका द्रव्यमान की बात करें तो अभी बात की थी किसके किसके बीच में होगा, कैल्शियम और टाइटेनियम के बीच में। यहाँ पर उसका क्या होगा, भार, यानी 40 और किसके बीच में आ जाएगा, 47। भार पता चल गया। रासायनिक गुणधर्म पता चल गया कि बोरोन के जैसे रासायनिक गुणधर्म दिखाने वाला है। तो यहाँ से उसको खोज लिया गया फिर, और खोज कर इस तत्व का अब आधुनिक आवर्त सारणी में खोज हो गई। उसके बाद में नाम क्या पड़ा, तो एका बोरोन जो था उसके स्थान पर जो तत्व खोजा गया वो खोजा गया स्कैंडियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका बोरोन का प्रतिस्थापन किस तत्व से हुआ। तो ये एका बोरोन था, उसका किससे हुआ, स्कैंडियम से। अन्य भी नाम दो और याद रखने हैं आपको। जैसे अपन बात करें एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम Al, इसका जो प्रतिस्थापन हुआ वो फिर किसके साथ हुआ, गैलियम के साथ। दूसरा जो तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रतिस्थापित होता है वो क्या आता है, गैलियम, प्रतीक होगा Ga। नेक्स्ट तीसरा वो आ जाएगा अपना एका सिलिकॉन। इस प्रकार उन्होंने खाली स्थानों के लिए भविष्यवाणियां की। और इस एका सिलिकॉन के स्थान पर जो तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में आया उसका नाम था जर्मेनियम, और जर्मेनियम का जो प्रतीक है वो होता है Ge। और ये ध्यान रखना आपको कि गैलियम के लिए Ga है और जर्मेनियम के लिए अपन ने क्या लिखा है, जर्मेनियम के लिए अपन ने लिखा है Ge। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब याद कैसे रखना है, तो देखिए याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो क्या है। जैसे मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं, इन दोनों के लिए ट्रिक क्या यूज कर सकता हूँ। अगर साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो वो 12th पास करने के बाद में जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उनकी ग्रेजुएशन BA की कहलाती है या BSc कहलाती है। तो अपन सभी जानते हैं क्या कहलाती है, BSc। लीजिए याद हो गया। B4 क्या हुआ, बोरोन, और SC का मतलब स्कैंडियम, यानी बोरोन का प्रतिस्थापन किससे कर दिया अपन ने, स्कैंडियम से। नेक्स्ट एका एल्यूमिनियम और उसके लिए गैलियम, ये आप याद रख सकते हो क्योंकि तीसरा मैं ग्रुप और बता देता हूँ। अगर ये दो याद रह जाएंगे तो बच गया, वो कौन सा है तीसरा। तो ध्यान रखो यहाँ पर SI। अब भगवान शिव, तो भगवान शिव को शिव कहते हैं या शिव जी कहते हैं, तो अपन हमेशा इनके लिए सम्मान करते हैं। तो शिव क्या बोलोगे, जी। तो सिलिकॉन का प्रतिस्थापन किससे हुआ, Ge जर्मेनियम से। इस प्रकार आवर्त सारणी जो मेंडलीव ने बनाई उसका बहुत लंबा इतिहास रहा, बहुत फेमस हुई, बहुत खास बातें हुई। खास बातों में अपन एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट में बताया आपको, रासायनिक गुणधर्म जांचने का प्रयास किया, परमाणु भार के आधार पर यह एडजस्ट किया, कुल 63 तत्व रखे। पहली बार आवर्त और क्या बनाई, वर्ग बनाई। आड़ी लाइनें आवर्त और खड़ी लाइनें क्या कहलाती हैं भाई, वर्ग कहलाती हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई तो उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए और इन रिक्त स्थानों पर आने वाले तत्वों के बारे में क्या की, बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की, जिनके आधार पर बाकी तत्वों का क्या होता गया, प्रतिस्थापन होता गया। जिसमें अपन ने पढ़ा कि एका बोरोन का प्रतिस्थापन स्कैंडियम से कर दिया गया, एका एल्यूमिनियम का क्या हुआ, गैलियम से कर दिया गया, एका सिलिकॉन का किससे हो गया, जर्मेनियम से कर दिया गया। अब चलिए आगे देखते हैं मेंडलीव की सीमाएं, लिमिटेशंस, और फिर चलते हैं मोजले की आवर्त सारणी। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन आगे मेंडलीव की सीमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं लिमिटेशंस क्या रही, और लिमिटेशंस ऐसी कुछ रही इसकी जो आज तक अपने लिए समस्याओं का कारण बना हुआ है। देखिए सबसे पहली अगर बात करें सीमाएं, लिमिटेशंस क्या रही, और सीमाएं अगर देखें लिमिटेशंस में सबसे पहली बात, और वो पहली बात क्या थी
ये सबको पता है और सब इसके बारे में जानते हैं। H का मतलब है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या था, स्थान सबसे बड़ी। और जो अगर अपन बात करें आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें भी अपने को ये पता नहीं है कि हाइड्रोजन कहाँ रखा जाना चाहिए। अगर बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में मोजले की आवर्त सारणी की, तो उसमें भी कुछ समस्याएं हैं हाइड्रोजन का स्थान वाला। ये हाइड्रोजन का स्थान अब तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है आज तक कि हाइड्रोजन को कहाँ अपना आवर्त सारणी में स्थान दें। तो ये समस्याएं रही, और इसीलिए आप आगे पढ़ोगे इसे क्या कहते हैं पढ़े, आवारा तत्व। कहानी समझ में ही नहीं आती इसके बारे में क्या कहें। हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कहा जा सकता है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ मैं, तेरे खातिर चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ मैं। आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूँ मैं, तेरी खातिर चांद तारे भी तोड़कर ला सकता हूँ मैं। तुझे मानना है तो मान जा मेरे हमदम, नहीं तो अकेला हनीमून पर भी जा सकता हूँ मैं। तो ये बातें जो हैं वो किसके ऊपर सेट होती हैं, सारी हाइड्रोजन पर। इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा, आवारा तत्व। जो पढ़ेंगे अपन आगे जब मोजले का वर्गीकरण पढ़ा जाएगा उस समय इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले सिचुएशन किसका स्थान, हाइड्रोजन का। कैसे कि मान लीजिए इन्होंने क्या रखा हाइड्रोजन को ऐसे, अगर बात करें ये लीजिए, ये इस प्रकार इन्होंने पहला ग्रुप बनाया। एक आता है लास्ट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाला ग्रुप। अब जो मेंडलीफ साहब थे वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हाइड्रोजन को यहाँ भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को यहाँ भी रखा जा सकता है। यहाँ रखने का कारण तो क्या है, हाइड्रोजन एक अधातु है, जबकि इधर अपन दूसरे इसके रासायनिक गुणों के आधार पर और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, अपन ये मेंडलीफ साहब नहीं बता पाए कि इसको यहाँ रखें कि यहाँ रखें। तो कमी नंबर 1। उसके बाद में बात नंबर 2 अगर की जाए, दूसरी अगर आपसे चर्चा की जाए क्या होगी, तो एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में और जिसे कहा जाता है समस्थानिक, और जिसे अंग्रेजी में आइसोटोप कहा जाता है। बात होगी आइसोटोप क्या होते हैं, तो ये भी अपने तभी समझ में आएगी जब अपन परमाणु एटम के बारे में पढ़ लें। थोड़ा देख लीजिए समस्थानिक क्या होते हैं नाम से। देखिए केमिस्ट्री की बात करें या साइंस की बात करें तो सभी चीज़ें आपको फैक्ट मिलने वाली है। जो चीज़ है वास्तव में वो वैसी ही है, अपने इसके बारे में अनचेंज कुछ नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कुछ नहीं लगा सकते हैं। जो चीज़ है वो आपके सामने रखी होगी। अब देखिए नाम पढ़े इसका, सम का मतलब क्या होता है, समान। स्थान और इक, और स्थान का मतलब क्या हो गया, हम अपन ले लेंगे स्थान, यानी ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु अपने जिनके स्थान क्या हो, समान। और स्थान की बात यदि आपसे करूं मैं, तो स्थान का मतलब आजकल किससे लगाते हैं, सीधा परमाणु क्रमांक से। तो अब डेफिनेशन क्या हुई भाई, ऐसे तत्व जिनके क्या समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन उनके भार अलग अलग होते हैं, ऐसे पदार्थ, तो ऐसे जो स्पीसीज होती है उन्हें क्या नाम देते हैं, समस्थानिक। जैसे देखो हाइड्रोजन की बात करूँ, ये 1 नंबर पर, ये 1, इसे कहा जाएगा अपना प्रोटियम। ये भी क्लास होगी अपने आगे, ऐसे ऐसे इसे कहेंगे अपन ड्यूटेरियम। ये इसे कहेंगे अपन ट्राइटियम। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, क्या ये समस्थानिक है, तो आप देखो ये नीचे जो लिखे जाते हैं ना, ये नीचे वाली साइड में किसी भी तत्व को लिख रहे हैं अपन या किसी भी परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं तो ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये कोई परमाणु है, इसके यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में आने वाला है, इसके यहाँ पर तो अपन क्या लगाते हैं, इसका परमाणु क्रमांक, और इधर ऊपर क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं उसका भार कितना है। तो देखिए इसमें नीचे वाली परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक सभी का क्या है, समान। और ऐसे पदार्थ जिनका, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। अब बात करें ये इस समस्थानिकों के बारे में क्या गड़बड़ की मेंडलीफ ने। अब बात करें तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो बनी है उसका जो मूल आधार है, मूल आधार की बात करूं तो आप बता सकते हो मूल आधार क्या था, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब देखिए अपन ने फिर से बात करें इसी की 1H1, 1H2 और 1H3, इनके परमाणु क्रमांक भले ही समान हो लेकिन ऊपर वाले भार अलग अलग हैं कि नहीं है। इसका भार 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 3, अलग अलग द्रव्यमान हो गए। अब यदि इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं तो बताइए अगर इनको जमाएं तो इनको स्थान क्या मिलना चाहिए,
अलग अलग ही, क्योंकि मेंडलीव का जो मोटिव था, जो उनका मूल बिंदु था वो परमाणु भार ही रहा। तो सबसे पहले ये रखो, फिर उसके बाद में ये रखो, फिर उसके बाद में ये रखो, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जो समस्थानिकों के बारे में मेंडलीव ने बात कर दी, वो ये कह दिया कि समस्थानिक सभी एक जगह आ जाएंगे। अब क्यों आ जाएंगे? वो उसके नियम का पालन ही नहीं कर रहे हैं परमाणु भार वाले का। तो अपन इसके बारे में केवल इतनी सी बात लिख सकते हैं, आप लोगों ने समझा होगा इस चीज़ को, इतनी सी बात कर सकते हैं। समस्थानिक या आइसोटोप की स्थिति को नहीं बता सके, बात नंबर 2। तीसरी बात और बोल सकते हैं अपन, कुछ तत्व ऐसे भी थे, कुछ तत्वों के लिए द्रव्यमान नियम का पालन नहीं किया। कैसे नहीं किया? ये देखो, कुछ तत्व ऐसे थे साहब जिनके लिए मेंडलीव साहब ने द्रव्यमान नियम का पालन ही नहीं किया। कैसे? जैसे अपन बात करें, दो तत्व आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ कोबाल्ट, एक लिख रहा हूँ निकल। वर्तमान समय में ऐसे आ रहे हैं। अब इसका अगर बात करोगे आप, निकल का अगर द्रव्यमान देखोगे तो ये क्या आता है, इसका 58.7 आता है, इसका कितना आता है 58.9, ऐसे ही आता है। अब अगर बात करें इसके नियम के आधार पर, तो इसको ऐसे जमाना चाहिए था ना, पहले कम द्रव्यमान वाला, फिर क्या आना चाहिए था, निकल कोबाल्ट, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने पहले किसको रखा, कोबाल्ट को, फिर किसको रखा, निकल को। तो ये परमाणु द्रव्यमान नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ये थी कमी किसकी, मेंडलीव की। तो अब की इस क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया है बिंदु, वो क्या क्या रहा, केवल और केवल मेंडलीव। और दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है केमिस्ट्री की दृष्टि से मेंडलीव। ऐसा बिंदु है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो ऊपर से जाते हैं, फिर पता नहीं लगता है अपने को क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बुक्स बताते हो। मेंडलीव की जितनी खास बातें हैं, ये जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अपन ने सबके बारे में डिस्कस किया। लास्ट के अंदर अपन ने किसकी बात की है, मेंडलीव की सीमाओं की। और सीमाओं की खास जो सीमाएँ हैं वो यही है, हाइड्रोजन का स्थान नहीं दे सके। नेक्स्ट, समस्थानिक यानी आइसोटोप की स्थिति नहीं बता सके कि आइसोटोप कहाँ रखे जाएँ, द्रव्यमान अलग अलग है तो अलग अलग रखें कि एक जगह रखें। नेक्स्ट, कुछ तत्वों के लिए द्रव्यमान नियम का पालन नहीं किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या है अपना, कोबाल्ट और निकल। द्रव्यमान के आधार पर क्या आना चाहिए था, निकल और कोबाल्ट, जबकि इसने क्या रखा, कोबाल्ट और निकल। तो आज इस क्लास में अपन इतना ही रखते हैं। और इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट बिंदु आता है, लगभग 2 क्लासें और होंगी आपकी आवर्त सारणी की। उसके बाद में अपन इसका जो प्रैक्टिस सेशन होगा, मतलब क्वेश्चन सेशन होगा, वो देखेंगे। आप तैयार रहें, सभी चीज़ें जितनी हो सकती हैं आप नोट करने का प्रयास करें। बिल्कुल नहीं घबराएं कि आपकी कोचिंग संस्थाएं बंद है तो अपना क्या होगा, कब एग्ज़ामें होंगी। आप बिल्कुल तैयार रहें। और साइंस के लिए मैं पहले कह चुका हूँ कि आपको कहीं टेंशन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। किधर से भी जितना मैटर यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है सफिशिएंट होगा। बिना किसी चिंता के, बिना किसी चीज़ से डरे हुए आपको तैयारी करनी है। और बाकी जो बातें होंगी आप अगली क्लासों में अपन मिलते रहेंगे। तो आप बड़ी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। और बाकी अगली क्लासें होंगी अपनी, वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।